हम लोगों ने करना क्या है, वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 5. चैप्टर 5 इज बेसिकली इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज. ठीक है, और अभी तक हम पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात करते हुए आ रहे हैं. तो हम किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर कोई एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लें, तो इफ वी आइडेंटिफाई अ पॉइंट हियर, वी कैन स्टडी व्हाट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट एंड वी कैन डू समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई एंड वी कैन सॉल्व दैट. ठीक है. Rigid body केस में you need to consider all the forces acting on the body together. अब rigid body में एक जो चीज होती है वही होती है कि it has shape. तो forces के साथ distances भी involve हो जाते हैं. तो we have a third equation which is applicable to us, which is the equation of moments. तो आपके पास summation m भी important है now. Plus in addition to fx and fy we now have summation m as well. तो आपके पास तीन equations आएंगी moment के साथ. ठीक है, fx, fy and moment. Moment can be at any point. It does not need to be at O कुछ specific point नहीं है. It can be A, B depending on the situation. It can change. इस स्लाइड को मैं स्किप कर रहा हूँ. जस्ट बिल्कुल इंट्रोडक्शन स्लाइड थी. मैं इधर आ जाता हूँ. आई जस्ट वांट टू कवर द पॉइंट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर टुडे. बाकी अब लेक्चर प्लीज रिविजिट कर लीजिएगा जो अपलोड किया था. Since we are talking about forces acting on the entire body, we now also have to consider what is happening at the supports. हम लोग जो काम कर रहे थे अभी तक, तो फॉर एग्जांपल हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया, इस पे एक वेट एक्ट कर रहा है. ठीक, सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो हम कहते थे कि इसमें एक फोर्स एफ ए सी एक्ट कर रही है, इसमें एक फोर्स एफ ए बी एक्ट कर रही है, इधर वेट W एक्ट कर रहा है. तो हम लोग पॉइंट A के ऊपर समेशन एफ एक्स कर देते थे. पॉइंट B और C को हम सॉल्व नहीं करते थे. हम कहते थे पॉइंट B और C को हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर रिएक्शंस एक्टिंग हियर व्हिच वी स्टिल डू नॉट नो. फॉर एग्जांपल अगर मैं C के ऊपर ड्रॉ करूं, C के ऊपर क्या होगा, C के ऊपर टेंशन, एक फोर्स आ जाएगी, टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट. तो दिस इज FAC. उसके साथ में अब इस फोर्स के एक्चुअली दो कंपोनेंट है ना. इन दोनों कंपोनेंट्स को मुझे बैलेंस करना है सो दैट द पॉइंट स्टेज इन इक्विलिब्रियम. तो पॉइंट सी जो जॉइंट है उसके ऊपर दो रिएक्शंस लग रहे हैं, एक एक्स में लग रहा है और एक वाई में लग रहा है. ये हमारे पास अननोन्स है. ठीक है. इसी तरीके से पॉइंट बी के ऊपर भी दो रिएक्शंस लग रहे हैं, एक एक्स में लग रहा है और एक हमारे पास वाई में लग रहा है. तो अब हमें रिएक्शंस भी कंसिडर करने पड़ेंगे. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सपोर्ट्स आएंगे. फॉर एग्जांपल पॉइंट बी इज अ पिन सपोर्ट. पिन सपोर्ट ये होती है कि वो रोटेशन तो अलाउ करती है बट पॉइंट ए कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता. पॉइंट ए कैन नॉट ट्रांसलेट अप एंड कैन नॉट ट्रांसलेट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सही है. पॉइंट बी के ऊपर उन्होंने सिर्फ एक सरफेस दे दिया है. इस सरफेस से क्या होगा, इस सरफेस के नॉर्मल मोशन पॉसिबल नहीं है. इनफैक्ट इस सरफेस के नॉर्मल सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं है. तो योर बॉडी कैन नॉट मूव अप क्योंकि बॉडी यहाँ पे होल्ड हो जाएगी. ठीक है, स्टिक करेगी. तो देयर इज अ रिएक्शन एक्टिंग एट पॉइंट बी एंड दैट रिएक्शन इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. इसकी हम पूरी अभी चीज देखते हैं कि ये रिएक्शंस कैसे बनते हैं. ए क्योंकि आपके पास रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मोशन को एक्स और वाई में, तो ए में आपके पास दो रिएक्शंस बन रहे हैं, ए एक्स और ए वाई. ठीक, तो ये यहाँ पे भी शोन है. तो इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं एन बी. एन बी बिकॉज हम इसको नॉर्मल रिएक्शन कह रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पे नॉर्मल होता है. इस पे हम भी आते हैं. ठीक है. और ए पिन जॉइंट है, इस पे भी दो रिएक्शंस एक्ट कर रहे हैं. ठीक, तो लेट्स सी कि ये रिएक्शंस आ कैसे रहे हैं और क्यों आ रहे हैं. रूल ये है कि आपने ये देखना होता है कि वो जो जॉइंट है वो जॉइंट किस टाइप के मोशंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. ठीक है. तो जिस टाइप के मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रहे होते हैं उसके अगेंस्ट आपको एक रिएक्शन प्रेजेंट करना पड़ता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिन जॉइंट की बात कर रहे हैं, पिन जॉइंट रोटेशन अलाउ करता है बट ट्रांसलेशन दोनों डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करते हैं. तो पिन जॉइंट के जो रिएक्शंस आएंगे वो ट्रांसलेशन की ऑपोजिशन में आएंगे. तो पिन जॉइंट डज नॉट अलाउ ट्रांसलेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स आ गई. पिन जॉइंट डज नॉट अलाउ ट्रांसलेशन इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स आ गई. इसके अगेंस्ट एक और सपोर्ट की टाइप होती है, उसको फिक्स्ड कहते हैं, यानी मैं उसको फिट कर दिया वॉल के साथ. बिकॉज ऑफ this thing is not allowed to rotate as well. रोटेशन भी अलाउड नहीं. अब रोटेशन भी अलाउड नहीं है तो जिस तरीके से ट्रांसलेशन के लिए आपके पास फोर्स होती है इसी तरीके से रोटेशन के लिए आपके पास मोमेंट होता है. तो हमारे पास इस केस में क्योंकि ट्रांसलेशन भी अलाउ नहीं है तो हमारे पास फोर्सेस भी आएंगी
प्लस हमारे पास मोमेंट भी आएगा। मोमेंट को हम लोग डायरेक्टली एक रोटेशन करके शो करते हैं। तो अगर हम कोई भी बार है, अगर मैं इस पे अप्लाइड मोमेंट भी लगा रहा हूँ, तो अप्लाइड मोमेंट कैन बी सिंपली अप्लाइड लाइक दिस। फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन मीटर का मैं मोमेंट अप्लाई करूँ, तो एक रोटेशन का कर्व्ड से एरो शो करके वी कैन शो अ मोमेंट। ठीक है, मोमेंट इस तरीके से शो करते हैं हम लोग। तो अगर फिक्स सपोर्ट होगी तो आपके पास 3 रिएक्शंस आएंगे एट द पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज ए, तो ए के ऊपर 3 डिफरेंट रिएक्शंस आ रहे हैं, बिकॉज पॉइंट ए इज नॉट अलाउड टू ट्रांसलेट, और पॉइंट ए के ऊपर किसी किस्म की रोटेशन भी अलाउड नहीं। तो जो जो मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है उन सब के अगेंस्ट आपको कोई ना कोई रिएक्शन चाहिए होगा। देयर आर बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप 1 ये है कि आप किसी भी सरफेस के अलोंग स्लाइडिंग या ट्रांसलेशन अलाउ कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में आपके पास ये सरफेस है, इस सरफेस के अलोंग आप मोशन अलाउ कर रहे हैं। तो इस सारे केसेस सरफेस के अलोंग मोशन अलाउ कर रहे हैं, चाहे वो स्लाइड कर रहा हो या फिर कोई रोलर लगा हुआ हो, उस रोलर की हेल्प से मूव कर रहे हो, या व्हील्स लगे हुए आप व्हील्स की हेल्प से मूव कर रहे हैं, बट यू आर ओनली अलाउइंग मोशन अलोंग द सरफेस। मोशन किस डायरेक्शन में अलाउड नहीं है? मोशन अलाउड नहीं है नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस मोशन अलाउड नहीं है। सही है। अब और क्या चीज है, इधर एक इन्होंने इसको फ्री रखा हुआ है, पिन किया हुआ है ना यहाँ पे। तो रोटेशन इज अलाउड, रोटेशन भी अलाउड है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये स्लाइडर वाला बार देख लें, अगर ये स्लाइड हो रहा है तो इट कैन एक्चुअली रोटेट, इसको रोटेशन होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इट इज फ्री टू रोटेट। जो जो चीज रिस्ट्रिक्ट हो रही होती है उसके अगेंस्ट आपके पास रिएक्शन एक्ट होता है। तो ओनली रिस्ट्रिक्शन इज इन दिस केस ट्रांसलेशन नॉर्मल टू द सरफेस। इस सरफेस के नॉर्मल ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है, सरफेस की अलोंग ट्रांसलेशन अलाउड है, और रोटेशन भी अलाउड है। तो जो चीज रिस्ट्रिक्टेड है उस डायरेक्शन में आपने एक रिएक्शन कंसिडर करना होता है। तो सरफेस के नॉर्मल रिस्ट्रिक्टेड है, तो सरफेस के नॉर्मल एक आपने फोर्स कंसिडर कर ली। ये एक अननोन फोर्स है हमारे पास, ये फोर्स नोन नहीं है, बट हमें पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा बॉडी के, और ये रिएक्शन को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज वन अननोन इन दिस सिस्टम। तो टाइप 1 इज व्हेन यू हैव अ सिस्टम जो कि किसी सरफेस के नॉर्मल मूव नहीं कर सकता, वो रोटेट भी कर सकता है और वो ट्रांसलेट भी कर सकता है अलोंग द सरफेस। इसी की एक और मॉडिफाइड फॉर्म हो सकती है, जब मैं इस जो फ्री है यहाँ पे, रोटेशन जो फ्री है, पिन है यहाँ पे, इसको मैं रिजिड कर दूं, यानी मैं अपने जॉइंट को इस तरीके से बनाऊं कि मेरा ये जॉइंट जो है ये परमानेंटली फिटेड है। इफ इट इज एक्टिंग लाइक दिस, इसका मतलब है कि मेरे पास क्या क्या चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं इस केस में। मेरे पास नॉर्मल डायरेक्शन में ट्रेवल भी रिस्ट्रिक्टेड है, और मेरे पास ये रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो मैं रोटेशन इन प्लेन कंसिडर कर रहा हूं, मैं इस बार के अबाउट रोटेशन यानी 3D में रोटेशन नहीं कंसिडर कर रहा। ठीक है, मैं सिर्फ इस प्लेन के अंदर टू एंड फ्रो अगर कोई चीज रोटेट करे, जिस तरीके से ये वाला पेंडुलम है, अगर फॉर एग्जांपल ये वाली जो चीज है ये इसी प्लेन के अंदर रोटेट कर सकती है ना, बट अगर आप इसको फिक्स जॉइंट बना देंगे यहाँ पे तो ये फिर रोटेट नहीं कर सकती। तो इस केस में आपके पास 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रांसलेशन इन द नॉर्मल डायरेक्शन और रोटेशन। तो ट्रांसलेशन इन द नॉर्मल डायरेक्शन की फोर्स रिएक्शन आया, और रोटेशन का मोमेंट रिएक्शन आया। सही है। तीसरी टाइप ये कि पिन जॉइंट। पिन जॉइंट हमने देखा है अभी, पिन जॉइंट पहले हमने देखा था, वो ये था कि पिन जॉइंट रिस्ट्रिक्ट्स रोटेशन, रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसलेशन इन बोथ डायरेक्शंस। कोई सी भी 2 नॉर्मल डायरेक्शन में आपके पास ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी। इट डज नॉट नीड टू बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, आपके एक्सिस सिस्टम कोई भी हो, मैं अपना एक्स वाई इस तरीके से बना लूं, ठीक है, तो आपके जो भी एक्स वाई है उसकी डायरेक्शन में आपके पास रिएक्शंस एक्ट कर रहे होंगे। कोई सी 2 नॉर्मल डायरेक्शंस में आपका मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो कोई से 2 नॉर्मल डायरेक्शंस में आपने रिएक्शन फोर्सेस अज्यूम कर, तो जो भी आपने एक्स वाई बनाया होगा उनकी डायरेक्शन में आपके पास रिएक्शन की फोर्सेस आ जाएंगी। तो ये पिन जॉइंट होता है। पिन जॉइंट ये होता है कि यहां से बेसिकली आपने उसको होल्ड कर लिया, तो ये पॉइंट कहीं जा नहीं सकता। तो अगर आप मैं इस पर जितनी मर्जी फोर्स लगाऊं, ये पॉइंट फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए अपनी जगह पे रहेगा। तो इस फोर्स को बैलेंस क्या कर रहा है? इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है पॉइंट ए के ऊपर रिएक्शन। सही है, तो इस वजह से रिएक्शन लगता है। पिन जॉइंट पे रोटेशन पिन जॉइंट के ऊपर फ्री होती है। ठीक है, रोटेशन फ्री होती है, तो पिन जॉइंट पे आपको
रोटेशन का कोई आपके पास रिएक्शन नहीं आता, यानी मोमेंट रिएक्शन नहीं आता, आपके पास सिर्फ दो रिएक्शंस आते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्सेस के। चौथी टाइप ये है कि आपने सपोर्ट को फिक्स कर दिया। फिक्स सपोर्ट का मतलब ये है कि किसी किस्म का कोई मोशन अलाउड नहीं है। तो इस केस में आपके पास दो रिएक्शंस आ रहे हैं फोर्सेस के और एक रिएक्शन आ रहा है मोमेंट। अब ये आपके पास टेबल जो है ना, ये वाली सारी टाइप्स आपके पास अवेलेबल होंगी। तो व्हेनेवर यू गेट सर बोले सर ये जो टाइप 2 है इसमें आपने कहा कि ट्रांसलेशन इज अलाउड है, तो सर ये फिक्स जॉइंट में कैसे? ट्रांसलेशन इज अलाउड अलोंग द सरफेस, एक सरफेस में ट्रांसलेशन अलाउड, पैरेलल टू द बार अलाउड। तो सर ये इस तो फिक्स्ड होगा ना, तो फिक्स कैसे होगा? फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। देखो एक रॉड है, उसके ऊपर एक कॉलर है, ओके, उसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। उस कॉलर के साथ आपने एक बार को, इस वाली बार को इस कॉलर के साथ परमानेंटली ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो बार है आपकी, ये इस कॉलर के साथ फिक्स्ड है, बट ये पूरा कॉलर और बार है, ये इस रॉड के ऊपर ट्रांसलेट कर सकती है। जो पीछे वाला केस था, पीछे वाले केस में यहाँ पे पिन थी, ठीक है, तो ये सरफेस को लोग ट्रांसलेट भी कर रही थी, लेकिन ये बार इस स्लाइडर से के रिलेटिव रोटेट भी कर सकती है, बिकॉज यहाँ पे पिन जॉइंट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों। हम जिस फिक्स की बात कर रहे हैं ना, वो हम फिक्स बात कर रहे हैं कि कॉलर के साथ आपकी ऊपर वाली बार फिक्स्ड, ठीक है, ठीक है। जी सर ठीक है, थैंक यू। राइट, तो हमारे पास ये चार चीजें अवेलेबल हैं। अब इन चारों को वी कैन एक्चुअली विजिट एंड सी, चारों को हम देख सकते हैं हमें क्या करना है। हमें वी नीड टू लर्न हाउ टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम्स फॉर रिजिड बॉडीज। हमें पार्टिकल की फ्री बॉडी डायग्राम्स बनानी आती है। हम एक पॉइंट उठाते हैं, उस पर जितनी फोर्सेज एक्ट कर रही थी वो सारी फोर्सेज ड्रॉ कर देते हैं, एंड दैट इज अवर फ्री बॉडी डायग्राम। अब रिजिड बॉडी के ऊपर भी हमें यही काम करना पड़ेगा, बट द ओनली डिफरेंस इज बॉडी के ऊपर जितनी फोर्सेज लग रही है सब शो करानी है, इंक्लूडिंग द सपोर्ट रिएक्शंस। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पहला वाला केस है, इसको मैं देखूं, इसके ऊपर हम कह रहे हैं वेट भी कंसिडर कर लें। वेट बॉडी के सेंटर के ऊपर एक्ट करेगा, तो सेंटर के ऊपर हम वेट एक्ट करा सकते हैं। तो हम अगर पहले हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पूरी बॉडी ड्रॉ कर ले। हमने ये अपनी बॉडी के ऊपर जो अभी फोर्सेज लग रही थी ना खाली, जो हमें शो है कि वेट एक्ट कर रहा है और एक 1200 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, वो शो करती है। अब हमारा जॉइंट कैसा है? जॉइंट हमारा पॉइंट ए जो है, सपोर्ट जो है, इट्स अ फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में हम जाके देख सकते हैं, फिक्स सपोर्ट में हमें क्या चाहिए होता है? फिक्स सपोर्ट में हमें तीन रिएक्शन चाहिए होते हैं, एक्स और वाई, और मोमेंट भी चाहिए होता है। तो हम फिक्स सपोर्ट के लिए वी कैन अप्लाई ऑल थ्री थिंग्स। नॉर्मली हम लोग नेमिंग ऐसे करते हैं, अगर पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए के हमारे पास जो रिएक्शंस बनेंगे, फोर्सेस को हम एक्स और ए वाई कह देते हैं, और मोमेंट को हम एम ए कह देते हैं। अगर पॉइंट बी होता तो हम बी एक्स और बी वाई कह देते और एम बी कह देते। तो हमारे पास तीन ये अननोन्स आ गए, ठीक है। अगर हमारे पास ये तीनों अननोन है, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस बन रही हैं, एफ एक्स, एफ वाई और समेशन एम की। तीन अननोन है, तीन इक्वेशंस है, वी कैन फाइंड द थ्री अननोन्स, ठीक है। एक रिजिड बॉडी के लिए हम अप टू थ्री अननोन्स फाइंड कर सकते हैं। सेकंड केस देखें, इस केस में हमें मॉडल करना है ये फुट पेडल जो एक है ना, ये एक्सेलरेटर हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, एनीथिंग, राइट। तो दिस थिंग वी नीड टू मॉडल। अब इसको मॉडल करने के लिए फर्स्ट इसकी ज्योमेट्री मैंने एक रफ सी बना ली, और इसके ऊपर जो फोर्सेस मुझे अभी नजर आ रही थी वो शो कर दी। ये बार एक फोर्स लगा रहा होगा, ये एक स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा, और ये एक्सटर्नल फोर्स एफ नजर आ रही है, ठीक है। अभी मैंने सपोर्ट रिएक्शन नहीं शो की। अब क्या जरूरी है कि मेरी ये बार की फोर्स इस डायरेक्शन में हो? नो, इट कैन बी ऑपोजिट। बट क्या इससे मेरा सवाल गलत हो जाएगा? नहीं। अगर मेरी डायरेक्शन गलत है तो मेरा आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ऑटो करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्शन जो होती है ना, वो ऑटो करेक्ट हो जाती है। अब पॉइंट ए कैसा जॉइंट है? पॉइंट ए इज जी कह रहे हो, पॉइंट ए इज अ फिक्स्ड, पॉइंट ए इज अ पिन जॉइंट, ठीक है। पिन जॉइंट इसी तरीके से बनाते हैं कि आप एक सपोर्ट शो करते हैं, उसमें एक पिन शो करके आप बॉडी को उसके साथ शो कर रहे होते हैं। तो दिस इज अ पिन जॉइंट। पिन जॉइंट के ऊपर सिर्फ ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो पिन जॉइंट के ऊपर हमने ट्रांसलेशन की फोर्सेस शो कर दी। अब अगेन इधर मैंने ए एक्स और ए वाई को दोनों को पॉजिटिव लिया था, इधर मैंने ए एक्स को एक्स के अंदर नेगेटिव अज्यूम कर लिया। क्या इससे मेरा आंसर गलत हो जाएगा? इससे मेरा आंसर गलत नहीं होगा। बट
नॉर्मल कन्वेंशन ये है कि हम लोग सब कुछ पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं, जैसे ये है ना कि एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव, ए वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव और एम ए काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव अज्यूम कर ले। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो दिस मीन्स कि हमने गलत डायरेक्शन अज्यूम की थी, हमने डायरेक्शन सही कर ली। सही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। अब हमने ये प्लेटफॉर्म को मॉडल करना, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म को मॉडल करना है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फोर्सेस शो कर लेते हैं। आपके पास जब क्वेश्चन आएगा आप उसी के ऊपर फोर्सेस शो कर सकते, यू कैन ड्रॉ द फोर्सेस हियर एज वेल। अगर आप स्केच बना रहे हैं कॉपी के ऊपर तो यू डू नॉट नीड टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। अगर आप एक जनरल सी शेप बना लेते हैं तो दैट इज गुड इनफ। केबल है, केबल में क्या होता है, केबल में टेंशन होती है, तो केबल में जो टेंशन फोर्स हम शो कर सकते हैं, केबल की टेंशन फोर्स को शो कर दीजिए। वेट है, वेट को शो कर दीजिए। ठीक है, दो फोर्सेस तो वो आ गई जो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सटर्नल है, एक्ट कर रही है। ठीक है, वेट भी एक्ट कर रहा है और टेंशन भी एक्ट कर रही है। सपोर्ट इज अ पिन जॉइंट। पिन जॉइंट है, दो फोर्सेस आएंगी एक्स में और वाई में, ए एक्स और ए वाई लाइन। अभी हमने कोई सोल्यूशन नहीं किया, अभी वी हैव जस्ट फाउंड आउट कि फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या बनाते, कैसे बनाते। ठीक है, हमने सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे और कुछ भी नहीं। सही है। तो अभी हम ये करते हैं कि हम एक सवाल उठाते हैं, वो सवाल सॉल्व करके देते हैं। बहुत आसान होगा। इट इज एक्चुअली नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड हुए हैं ऑलरेडी, यू नो व्हाट टू डू। सही। तो हमें जो काम करना है उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू, हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए वी नीड टू सर्च फॉर द सपोर्ट्स फर्स्ट, कि कौन कौन सी सपोर्ट्स हैं हमारे पास, और जो सपोर्ट्स हैं उनमें करेक्ट रिएक्शंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। करेक्ट रिएक्शंस आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप समेशन एफ एक्स की इक्वेशन लिखिए, समेशन एफ वाई की इक्वेशन लिखिए और समेशन एम की इक्वेशन लिखिए। अगर आप तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं देन यू कैन जस्ट सॉल्व फॉर द थ्री अननोन्स इन द सिस्टम। अब लेट्स फर्स्ट सी कि हमारे पास इसमें हो क्या रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो जगह पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ग्राउंड से कांटेक्ट, ग्राउंड वो पॉइंट होता है जो हमारे स्ट्रक्चर से बाहर का पॉइंट है। ठीक है, तो ये बार जो है, जो एक्सटेंड रॉड है, ये हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं। हमारा स्ट्रक्चर ये ब्लू वाला पार्ट, ये ग्राउंड भी हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट। तो जहां पे आपका स्ट्रक्चर ग्राउंड से कांटेक्ट में आ रहा है वहां पे देयर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन। और वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी किस टाइप का हमारे पास रिएक्शन प्रोड्यूस हो। तो फॉर एग्जांपल ये कौन सी टाइप है, ये टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या होता था हमारे पास, टाइप 1 में ये होता था कि एक सरफेस के अलोंग ट्रांसलेशन अलाउड है, और यहाँ पे देखिए उन्होंने पेन भी शो की हुई। तो इन रियलिटी इफ this structure wants, this structure can rotate about point B as well. करेगा नहीं करेगा ये हमें नहीं पता, because point A भी fixed है, but point B इस स्ट्रक्चर को रोटेशन में होल्ड नहीं कर रहा। पॉइंट B स्ट्रक्चर को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसलेट करने से। तो पॉइंट B के ऊपर जो फोर्स आएगी वो सिर्फ एक फोर्स आएगी जो कि उसको वर्टिकल डायरेक्शन में होल्ड करेगी। ठीक है, पॉइंट ए के ऊपर आ जाए। पॉइंट ए क्या कर रहा है, पॉइंट ए इसको स्लाइड करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा है अलोंग दिस बार। पॉइंट ए इज नॉट अलाउड टू ट्रांसलेट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है, तो देयर इज गोइंग टू बी अ रिएक्शन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फोर्स में कोई एक रिएक्शन आएगा। अगर ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्ट होती है तो फोर्स आती है, अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है तो मोमेंट आता है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन इन द एक्स डायरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड है, तो एक्स डायरेक्शन में आपके पास एक फोर्स रिएक्शन आएगा AX। अगेन ये वॉलेट टाइप है, टाइप 2। इसमें कॉलर और बार आपस में फिक्स्ड है, इस टाइप से मुख्तलिफ है ये। ठीक है, इस केस में स्लाइडिंग पॉसिबल है बट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इस केस में स्लाइडिंग पॉसिबल है बट रोटेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पिंड है, यहाँ पे फिक्स्ड है। सही है, फिक्स हमने अभी भी जो बात की थी, फिक्स कॉलर के साथ हो रहा है पार्ट, तो आपके इस जो रॉड पीछे जो पोल है उसके साथ नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें क्या करना है, अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना ये वाला अज्यूम कर ले तो हमारे पास क्या क्या रिएक्शंस आ गए। हमारे पास पॉइंट बी के ऊपर सिर्फ एक वर्टिकल फोर्स आ रही है, बुक इसको NB कहती है। आई डोंट
प्रेफर टू यूज एनवी, आप एनवी यूज कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर मेरे पास किसी एंगल के ऊपर रिएक्शन होता है तो मैं उसको एन के तौर पे लेता हूँ, वरना आई प्रेफर कि मैं उसको बी वाई कहूँ। क्यों? इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी वाई डायरेक्शन की फोर्स है। ये बस मेरा तरीका है। इफ यू प्रेफर टू यूज एन बी फॉर ऑल नॉर्मल रिएक्शंस, आप एन यूज करना चाह रहे हैं आप एन यूज कर सकते हैं, डजंट रियली चेंज एनीथिंग, सिर्फ नाम है। ए के ऊपर हॉरिजॉन्टल मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, ए एक्स की फोर्स आ गई। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, मोमेंट एट ए आ गया। तो दो रिएक्शंस एट ए एक्स एंड एम ए। एट बी देयर इज ओनली वन रिएक्शन, बी वाई। स्ट्रक्चर के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लोड्स अप्लाई हो रहे हैं? देयर इज अ वर्टिकल फोर्स ऑफ 900 न्यूटन अप्लाइड ऑन द स्ट्रक्चर, और एक मोमेंट भी अप्लाई हो रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है? मोमेंट, डायरेक्टली मोमेंट अप्लाई हो रहा है, तो दिस इज अ मोमेंट लोड, ठीक है? इसको कपल मोमेंट कहते हैं। कपल मोमेंट अप्लाई करने का तरीका ये होता है, ये मैंने वो जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया था उसके अंदर शो भी किया हुआ है कि आप दो फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस एट अ डिस्टेंस एक्ट कराएं, तो अगर मैं इनका समेशन एफ करूंगा ना, तो समेशन एफ इज इक्वल टू 0 इन दोनों का, बिकॉज दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस है ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट अगर मैं इनका मोमेंट प्रोड्यूस करूंगा, लेट्स से कि मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है? तो द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इन द सिस्टम, कोई भी पॉइंट होगा उस पर मोमेंट निकल के आएगा एफ डी, सही है? इसको कपल मोमेंट कहते हैं। और इसको एग्जैक्टली ये एफ डी कैसे आ रहा है, ये मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा सॉल्व भी किया है। प्लीज डू वॉच दैट, वो वीडियो लेक्चर देख जरूर लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, इनिशियल वाला पार्ट, ठीक है? अच्छा, हमारे पास दो एक्सटर्नल लोड्स हैं, 900 न्यूटन की फोर्स है, 500 न्यूटन मीटर का हमारे पास मोमेंट है, तीन हमारे पास अननोन रिएक्शंस हैं। हम तीन फोर्सेस फॉर्म कर सकते हैं, हम तीनों फोर्सेस तीन इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। तीनों इक्वेशंस देख लेते हैं। पहली इक्वेशन होती है समेशन एफ एक्स की। तो एफ एक्स में हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं? एफ एक्स में हमारे पास सिर्फ एक फोर्स है, ए एक्स, और कोई फोर्स नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ए एक्स इक्वल टू 0, बिकॉज समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, सिर्फ एक फोर्स थी एक्स में, इसका मतलब है वो फोर्स 0 है। तो हमने यहाँ पे इनिशियली बोला था कि एक रिएक्शन ए एक्स में है, बट अंडर दिस लोड सिस्टम जो हमारे पास करंट लोडिंग है, इसके अंदर ए एक्स 0 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉलर इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है एक्स डायरेक्शन। करंट लोड में आपके पास ए एक्स 0 आ रहा है। अगर मैं लोडिंग चेंज कर दूं ना, तो लेट्स अज्यूम कि मैं एक और फोर्स अप्लाई कर देता हूं सिस्टम के ऊपर, एंड दैट फोर्स इज लेट्स से एक्टिंग लाइक दिस। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, इसकी वजह से ए एक्स नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो क्या कॉलर एक्स में मोशन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? कॉलर एक्स में मोशन रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, but under the current loading the reaction at x, reaction ax is equals to 0, सही है? समेशन एफ आई में क्या क्या फोर्सेस है? समेशन एफ आई में हमारे पास एक 900 न्यूटन की फोर्स है, माइनस 900 हो जाएगी बिकॉज नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, और बी वाई हो जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हमारे पास समेशन एफ वाई में माइनस 900 प्लस बी वाई है, तो बी वाई कम्स आउट टू बी 900 न्यूटन। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है। तीसरी इक्वेशन होती है समेशन एम की। अब समेशन एम के लिए यू कैन चूज एनी पॉइंट यू वांट टू सॉल्व फॉर द मोमेंट। नॉर्मली हम ऐसा पॉइंट यूज करते हैं जहां पे हमें कम से कम फोर्सेस के मोमेंट निकालने पड़े। अभी इस सवाल में तो दैट थ्योरी इजंट एप्लीकेबल, तो आगे के सवाल में आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम मोमेंट की लोकेशन कैसे स्टडी करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं। बट इस केस में वो दैट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज मुझे अब ए एक्स भी पता है, मुझे बी वाई भी पता है। चाहे मैं एम ए निकालूं चाहे मैं एम बी निकालूं, इट डजंट रियली मैटर टू, सही है? तो कैसे करेंगे? तो लेट्स सी, हम समेशन एम में सॉल्व कर लें। एम ए के लिए समेशन अगर मैं एम ए करता हूं तो मेरे पास कितने मोमेंट सिस्टम के एक्ट कर रहे हैं? मेरे पास एक तो रिएक्शन मोमेंट है जो कि डायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं। जो मोमेंट्स होते हैं ना, मोमेंट की इक्वेशन में एज इट इज आ जाते हैं। तो दिस एम ए इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज पॉजिटिव। दिस 500 न्यूटन मीटर इज क्लॉकवाइज, so this is negative। तो एम ए माइनस 500, तो एम ए और माइनस 500 सिस्टम के अंदर डायरेक्टली आ गए। पॉइंट ए के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। एनी फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट ए कैन नॉट हैव अ मोमेंट, क्योंकि उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। अगर मैं ए एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है? ए एक्स इटसेल्फ भी 0 है, बट अगर
नहीं भी 0 होता तब भी ax का कोई मोमेंट नहीं आता, बिकॉज ax पॉइंट ए के थ्रू पास हो रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए इज 0। आपके पास एक फोर्स एक्ट कर रही है 900 न्यूटन की, फोर्स वाई डायरेक्शन में है तो इसका डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में है। फोर्स पॉइंट ए के अबाउट रोटेशन प्रोड्यूस करेगी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगी, तो ये फोर्स का जो मोमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो -900 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 जो कि हमने यहाँ पे, सही हो गया। फिर हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गई बी वाई। क्या बी वाई का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? बी वाई का बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बी वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू बी वाई, ये पूरा डिस्टेंस बी वाई का। इसके कितने सेगमेंट्स हैं? इसके 3 डिफरेंट सेगमेंट्स। दिस इज 1.5, दिस इज 1.5 और ये वाला मुझे जो है सेगमेंट निकालना पड़ेगा और ये निकल के आएगा यूजिंग दिस ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज 1 मीटर्स, एंगल इज 45 डिग्रीज, तो दिस साइड बिकम्स 1 cos 45। तो टोटल डिस्टेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1 cos 45, तो 3 प्लस 1 cos 45। सही है? राइट। अच्छा, अब क्या करें? अब हमारे पास सारी चीजें आ गई इस इक्वेशन के अंदर, सिर्फ एक अननोन है एम ए, तो जस्ट टेक एवरीथिंग टू द अदर साइड, सॉल्व फॉर एम ए, यू गेट व्हाट इज एम ए। एम ए हमारे पास निकल के आ रहा था -1486, तो हम उसको माइनस को रिमूव कर देते हैं। नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी शो द डायरेक्शन, हम इसको मैग्नीट्यूड लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड इसका 1486 है और इसकी डायरेक्शन बिकॉज इट इज माइनस तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। दिस इज हाउ वी एक्चुअली राइट इट डाउन ताकि हम डायरेक्शन भी शो कर सकें। सही? मैंने यहाँ पे जी बेटा सर आप ये वापस बता देंगे एम ए -900 और 1.5 का, बस कुछ मार के एम ए माइनस अच्छा -900, अच्छा -900 इंटू 1.5, ठीक है। देखो बेटा हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी सिस्टम है दिस सिस्टम इज हम पॉइंट ए के अबाउट चेक कर रहे हैं कि ये फोर्स 900 की किस तरह रोटेशन प्रोड्यूस करेगी। सही है ना? तो फोर्स जिस तरह रोटेशन, किस तरह आपके ख्याल में ये फोर्स किस तरीके से रोटेशन प्रोड्यूस करेगी? ये फोर्स इस तरीके से रोटेशन करेगी ना? जी सर, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बेटा, दिस इज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये वाली साइड होगी। सर जब मैंने अपना थंब नीचे किया तो मेरे जो फिंगर्स है वो तो एंटी क्लॉक पर चल रही है। आप अपने फिंगर्स को डाउनवर्ड पॉइंट करेंगे ना, आपका थंब ए के ऊपर होगा और इनटू द स्क्रीन होगा, बिकॉज आपने अपने फिंगर्स को डाउनवर्ड करना है ना? ओके। आप अपनी फिंगर्स को 900 की डायरेक्शन में करेंगे ना, तो आप अपने थंब को ए के ऊपर रखें और फिंगर्स को 900 की डायरेक्शन में करेंगे, तो आपका थंब जो है वो इनटू द स्क्रीन आ रहा है और आपकी 900 की फोर्स डाउनवर्ड है, तो आपकी फिंगर्स कर्ल जो हो रही हैं वो क्लॉकवाइज कर्ल हो रही हैं। आपका एक्चुअली रिस्ट अजीब सी ट्विस्ट होगी उल्टी डायरेक्शन, ठीक है? यू गेट दिस? ओके सर, ओके ओके सही है। तो मोमेंट निकल के आ जाएगा। तो ये सवाल था बहुत सिंपल सा, इससे हमें पता चल गया क्या था। एक और सवाल देख लेते हैं एंड देन विल एंड दिस थिंग। ये सवाल ही मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक एग्जांपल से हम लोग शुरू कर रहे हैं चीज। इनफैक्ट इफ यू अंडरस्टैंड द पार्टिकल इक्विलिब्रियम तो ये चैप्टर में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो हमने चैप्टर 4 को बीच में थोड़ा सा विजिट इसीलिए किया था ताकि हम मोमेंट वाली चीज को थोड़ा सा समझ लें, फिर हम चैप्टर 5 के ऊपर आ जाए। तब ये वाले सवाल को देखें। इस सवाल में क्या, इस सवाल में वो कह रहे हैं कि एक आपका जिप क्रेन है, क्रेन एक वेट लिफ्ट कर रही है, ठीक है? इस वेट का ये जो वेट है इसका मास है 2000 kg, ठीक है? 2 मेगाग्राम्स का मतलब होता है 2000 kg। 2000 kg इसका मास है, तो आप 2000 मल्टीप्लाइड बाय 9.81 करके इसका वेट निकाल सकते हैं। जो ये वाली रॉड है इट कैन सस्टेन अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 40 किलोन्यूटन, ठीक है? इन्होंने हमें जनरल मैक्सिमम चीज नहीं बताई किसी भी चीज की, उन्होंने हमें एक स्पेसिफिक रॉड की बता दी। दिस रॉड कैन सस्टेन अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 40 किलोन्यूटन। अगर आपको ये फील हो रहा है कि उन्होंने रॉड स्पेसिफाई नहीं की तो व्हेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन आई स्पेसिफाई व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आई वुड हैव टोल्ड यू कि दिस AB कैन सस्टेन अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 40 किलोन्यूटन, ठीक है? चीज क्लियर होगी इस क्वेश्चन के अंदर।
अब अगर ये मैक्सिमम इतना बेयर कर सकती है तो मैं इस वेट को कितना दूर अटैच कर सकता हूं ताकि मेरी मैक्सिमम टेंशन से ज्यादा मेरे पास टेंशन नहीं है, ठीक है। जितना एंड थिंक अबाउट दिस, मैं जितना दूर जाता जाऊंगा मेरा इस वेट का, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा वेट टेंशन है और वेट है, राइट। वेट का जो मेरा मोमेंट आर्म है ना वो एक्स है, बिकॉज वेट मेरा वाई डायरेक्शन में है, तो मेरा मोमेंट जो है, जो मोमेंट आर्म जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में। मैं जितना दूर जाता जाऊंगा मेरा मोमेंट बढ़ता जाएगा। उस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए मुझे टेंशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज टेंशन के जो कंपोनेंट्स हैं दोनों, ये दोनों कंपोनेंट्स मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे अबाउट पॉइंट सी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज उन्होंने हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले मोमेंट का सी की जो सेंटर लाइन है ना उससे डिस्टेंस बताया हुआ है 0.2 मीटर, तो ये वर्टिकल हाइट जो है 0.2 मीटर है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का वर्टिकल डिस्टेंस इज 0.2 मीटर्स और वर्टिकल कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 4 मीटर्स। तो ये दोनों कंपोनेंट्स इस वेट के अगेंस्ट काम कर रहे होंगे, सही है। तो मैं कितना दूर वेट को मूव कर सकता हूँ ताकि मेरी टेंशन 40 किलो न्यूटन से ज्यादा नहीं हो, दैट इज द क्वेश्चन, सही। अब सी के ऊपर पिन जॉइंट है, पिन जॉइंट के ऊपर आपके पास दो रिएक्शंस आएंगे इन एक्स एंड वाई, तो आप अपने रिएक्शंस एक्स और वाई शो कर दीजिए, तब आपके पास सिस्टम कंप्लीट हो गया। आपने अपने सिस्टम के सारे रिएक्शंस भी शो कर दिए, एक्सटर्नल फोर्सेस भी सारी शो कर दी, और आपके अननोन सिस्टम में क्या है, आपके अननोन सिस्टम में है सी एक्स सी वाई और डिस्टेंस एक्स। टेंशन मुझे पता है कि मैं एक्स निकालना चाह रहा हूँ फॉर द मैक्सिमम टेंशन, तो मुझे मैक्सिमम टेंशन पता है 40 किलो न्यूटन आई नो। तो मेरे पास क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन मुझे है, मुझे एक्स वाई मेरा ये बना हुआ, मुझे टेंशन इन ए भी पता है 40 किलो न्यूटन, और मुझे वेट पता है सिस्टम का दैट इज 19.62 किलो न्यूटन। 2000 को मैंने 9.81 से मल्टीप्लाई करा, सही है। अब मुझे क्या काम करना है, अगला काम बिल्कुल स्टैंडर्ड है, अगला काम है कि मैंने समेशन एफ एक्स लिखना है। एफ एक्स में जितनी फोर्सेज आएंगी सारी लिखनी पड़ेंगी। एक्स में क्या क्या फोर्सेज है, एक्स में मेरे पास सी एक्स है और एक्स में मेरे पास टी ए वी का एक्स कॉम्पोनेंट। टी ए वी का एक्स कॉम्पोनेंट कम्स विद 4/5 बिकॉज एक्स कॉम्पोनेंट के पैरेलल साइड इज 4। अरीज पूछिए बेटा। सर ए पर कुछ क्यों नहीं है? क्या सर ए पर नहीं है कुछ भी? ए इज नॉट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। हमने केवल ए बी की टेंशन खुद से ले ली ना, हम ए के ऊपर इक्विलिब्रियम, ए इज नॉट पार्ट ऑफ आवर स्ट्रक्चर, हम सिर्फ इस बार को, इस स्ट्रक्चर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बार है ये हमारे लिए एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक हो गया? जी सर। सही। अच्छा तो आपके पास दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आ गई, सी एक्स और टी ए बी का एक्स कॉम्पोनेंट विच इज टी ए बी 4/5। टी ए बी का एक्स कॉम्पोनेंट नेगेटिव है, सी एक्स पॉजिटिव है। सी एक्स पॉजिटिव हमने अज्यूम कर लिया, सी वाई भी पॉजिटिव हमने अज्यूम कर लिया, और अगर ये आंसर चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमने गलत अजम्पशन की थी, हम डायरेक्शन चेंज कर लिया। एक इक्वेशन बन गई। क्या मुझे टी ए बी पता है? मुझे टी ए बी पता है, तो मैं टी ए बी इधर प्लग इन करके आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज सी एक्स। सी एक्स मेरे पास डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, सही है। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं समेशन एफ आई भी कर सकता हूँ। समेशन एफ आई में मेरे पास क्या क्या है, समेशन एफ आई में सी वाई भी एक्ट कर रहा है, टी ए बी का y कंपोनेंट एक्ट कर रहा है विच कम्स विद 3/5, और वेट भी एक्ट कर रहा है। सी वाई इज पॉजिटिव, टी ए बी का y कंपोनेंट इज पॉजिटिव, वेट इज नेगेटिव। तीनों चीजें प्लग इन कर दी। क्या मुझे वेट पता है? मुझे वेट पता है। क्या मुझे टी ए बी पता है? मुझे टी ए बी पता है। तो मैं सी वाई डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, आई कैन सॉल्व फॉर सी वाई, ठीक है। सी वाई इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव विच मीन्स व्हाट, कि मैंने जो इनिशियल डायरेक्शन एज्यूम की थी सी वाई की, उससे डिफरेंट मेरे पास y की डायरेक्शन आ रही है, तो y की डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू व्हाट आई अज्यूम, तो सी वाई इज एक्टिंग डाउनवर्ड। सिर्फ इसका ये मतलब है, इस एजम्पशन से मेरा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्शंस ऑटो करेक्ट हो जाती है विद अ नेगेटिव साइन, सही है। तीसरी इक्वेशन मुझे बनानी है मोमेंट। अब मैं मोमेंट की इक्वेशन किधर बनाऊं? मैं मोमेंट की इक्वेशन बी पे भी बना सकता हूँ, मैं मोमेंट की इक्वेशन सी पे भी बना सकता हूँ, और मैं मोमेंट की इक्वेशन इनफैक्ट जी पे भी बना सकता हूँ, मैं जिधर मर्जी बनाऊं, माय चॉइस।
मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मोमेंट की इक्वेशन ऐसी जगह पे बनानी चाहिए जहां पे मेरे ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस के मोमेंट जीरो जीरो हो जाए। तो अगर मैं पॉइंट बी के ऊपर बनाऊंगा तो मेरा टी ए बी के दोनों कंपोनेंट का मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज टी ए बी के दोनों कंपोनेंट्स पॉइंट बी से पास हो रहे तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया। अगर मैं पॉइंट सी के ऊपर मोमेंट लूंगा तो मेरा सी एक्स और सी वाई के मोमेंट जीरो हो जाएंगे, बिकॉज सी एक्स और सी वाई दोनों पॉइंट सी से पास हो रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है, हम लोग किसी एक सपोर्ट रिएक्शन के ऊपर अपने मोमेंट्स लेते हैं। उसका हमें फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि अगर मैं समेशन एम सॉल्व करना चाह रहा होता ना एक्स और वाई सॉल्व करने से पहले, तो मैं डायरेक्टली एम सी सॉल्व कर सकता था, बिकॉज एम सी अगर मैं करूंगा इसके अंदर सी एक्स भी नहीं आ रहा, सी वाई भी नहीं आ रहा, तो मेरी मोमेंट की इक्वेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ आई, बिकॉज इससे मैंने सी एक्स निकाला था, इससे मैंने सी वाई निकाला था। अगर मैं सी के ऊपर मोमेंट ले रहा हूं तो आई एम फ्री फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, मैं डायरेक्टली पहले मोमेंट लगा सकता। अगर मेरा काम सिर्फ एक्स निकालना होता ना, अगर मुझे सिर्फ एक्स चाहिए होता तो मुझे पहली दोनों इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे डायरेक्टली मोमेंट निकाल सकता हूँ। मैंने अज्यूम किया पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मेरे पास कितने मोमेंट आ रहे हैं, मेरे पास टी ए बी के एक्स और वाई कंपोनेंट के मोमेंट्स आ रहे हैं और मेरे पास वेट का मोमेंट आ रहा है। वेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एक्स, और अगेन वेट मेरा सी पॉइंट के अबाउट किस डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। सही है। जो मेरे टी ए बी का वाई कंपोनेंट है वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अरीज सर ये समझ नहीं आ पा रहे कि मोमेंट कैसे निकाल रहे हैं। हाँ अरीज, क्या चीज समझ में नहीं आ रही बेटा आपको? सर ये समझ नहीं आ रहा है मोमेंट के पॉइंट्स कैसे लग रहे हैं इसके अंदर। कौन से मोमेंट के पॉइंट्स बेटा? जैसे 4/5 अगर सर हम डी से लें मोमेंट कैसे एक लगेगा। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बात सुनो बेटा। 4/5 कोई पॉइंट नहीं है, 4/5 तो टी ए बी का एक्स कंपोनेंट है। सर वो तो पता है मुझे, हाँ। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ जैसे हम डी से लें मोमेंट वो किस तरह बनाएंगे हम। देखें आप, मैं देख लेते हैं इसको, देख लेते हैं। देखो हमें, अगर मैं डी से नहीं लूंगा क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस ही पता ना, तो मैं इस पॉइंट से ले लूंगा, ठीक है। ये पॉइंट जो मेरा है ना, जो सी की लाइन में मेरा पॉइंट आ रहा है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ई। अगर मैं समेशन एम ई करना चाह रहा हूं तो मैं देखूंगा कि मेरे पास ई इज एक्चुअली इन लाइन विथ सी, ठीक है, सी के बिल्कुल लाइन में आ रहा है। इसमें मेरे पास कौन कौन सी फोर्सेस के मोमेंट्स होंगे? मेरे पास वेट का मोमेंट नहीं होगा, बिकॉज दिस पॉइंट, वेट जो है इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है तो वेट का मोमेंट नहीं आएगा। सी एक्स भी इस पॉइंट के थ्रू पास हो जाएगा, सी एक्स का भी कोई मोमेंट नहीं आएगा। सी वाई का मोमेंट आएगा, सी वाई का मोमेंट आर्म कितना होगा, एक्स, तो सी वाई का मोमेंट बनेगा सी वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स। टी ए बी के दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग मोमेंट निकालना पड़ेगा, तो इसका मोमेंट निकालना पड़ेगा आपको। ये डिस्टेंस चाहिए, दिस डिस्टेंस इज x -4 एंड जो पॉइंट ई से हॉरिजॉन्टल फोर्स का डिस्टेंस है दैट इज 0.2। तो आपको अपने पॉइंट के रिस्पेक्ट से सारे मोमेंट आर्म्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। सही है सर। सही है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जिस तरीके से हमने किया हुआ। हमने ये किया था कि हमने सी के ऊपर अगर मोमेंट निकाला हुआ है तो हम ये देखना चाह रहे थे कि वेट का मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, तो वेट का मोमेंट इज क्लॉकवाइज। सही है। आपके पास y कंपोनेंट आ रहा है ऑफ टी ए बी, इसका मोमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली आपके पास एक और फोर्स लग रही है टी ए बी का x कंपोनेंट इस डायरेक्शन, तो टी ए बी का जो x कंपोनेंट है ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है एट पॉइंट अबाउट पॉइंट सी, ठीक है। ये विजुअलाइजेशन हो रही है सही। सिंस इट इज अबव एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, इसकी जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगी। सही है ना। तो अब आपको जब ये सारी चीजें पता चल गई तो आपने सारे मोमेंट आर्म्स निकाले यहाँ पे, तो आपके पास वेट का मोमेंट आर्म इज x, आपके पास टीएबी के y कंपोनेंट का मोमेंट आर्म इज 4 और टीएबी के x कंपोनेंट का मोमेंट आर्म इज 0.2। वी प्लग एवरीथिंग इन
तो TAB का x कॉम्पोनेंट इज 4/5 TAB मल्टीप्लाइड बाय 0.2, जो एंटी क्लॉकवाइज था पॉजिटिव आ गया। TAB का y कॉम्पोनेंट इज 3/5 TAB, उसका मोमेंट आर्म था 4, ठीक है, उसका मोमेंट आर्म 4 आ गया। और आपके पास जो वेट है, वेट का मोमेंट इज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मोमेंट को हमने नेगेटिव ले लिया और नेगेटिव मोमेंट के साथ जो मोमेंट बन गया दैट बिकम्स W टाइम्स x। सही है? सही है। 0.2 का वापस बताते हैं, 0.2 कैसा है? 0.2 यहाँ पे बेटा शोन है ना, देखो आपने C तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स। C तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है 0.2, ये बहुत छोटा से लिखा हुआ है, अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो शायद आपको सही से क्लियरली नजर नहीं आ रहा होगा। तो लेट मी गो बैक, पिछली साइड पे तो बड़ी फिगर बनी है उसमें शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो ये डिस्टेंस है 0.2, तो अगर मैं C तक का C की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख रहा हूँ ना, तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर सकता हूँ एक्चुअली, तो आई कैन एक्सटेंड दिस हेयर, और C तक का जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है दैट डिस्टेंस इज 0.2। सही है? जी सर। ठीक हो गया। तो बस हमारे पास एक अननोन रह गया था इस इक्वेशन के अंदर, दैट वाज x, वी कैन सॉल्व फॉर x। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व, ठीक है। हम इसके और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अगली क्लास में, हम 2D से ही रिलेटेड काम करेंगे, चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम 2-3 सवाल देखेंगे, एक ये सवाल है, उसके बाद हम एक और सवाल देखेंगे which is this question, ठीक है। तो things will become clear with time, ठीक है। जो सवाल हम करते जा रहे हैं प्लीज उनको प्रैक्टिस भी करते रहिए, सही है। खुद से कोशिश कीजिए, जो हम अगले सवाल, जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल आपको बुक में मिल जाएगा, ट्राई टू लोकेट दिस 5-50 एंड ट्राई टू सी कि आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू थिंक, बिकॉज जब तक आप सोचें इसको, अगर आप जब तक खुद से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो लेट अस एंड हियर, आप लोगों की अगली क्लास का टाइम शुरू हो गया, आप लोगों की लैब है अभी प्रॉब्ली, तो गो एंड टेक दैट लैब, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर विल talk about this, सही है। So let's stop here, आप जाएं अगली क्लास लेकर। Thank you, अल्लाह हाफ़िज़।